Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about four major issues. First article is about ग्लेशियर आइस एल्गी के बारे में जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा एक्सेलरेट हो सकता है। यूएस एड एक फंडिंग इशू है जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सर्विफिकेशन एक इशू है जिसको हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे करेंसी स्वैप की। आइए इन आर्टिकल्स को एक एक करके हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा अल्बीडो का। अल्बीडो एक ऐसी टर्म है जिसको आप कह सकते हैं ये दर्शाती है कि कितना एक सरफेस लाइट को अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेट्स से आप इस घड़ी की स्ट्रैप को देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का है, डार्क कलर है, ये पूरी हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है तो इसकी अल्बीडो वैल्यू होगी 0। वेयर एज ये जो शर्ट है ये व्हाइट कलर की है, अब ये जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर रही है जिसकी वजह से इसकी अल्बीडो वैल्यू होगी 1। तो मतलब यहां पर एक ऑब्जेक्ट की अल्बीडो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा और कितनी हीट अमिट करेगा। अब यहां पे सबसे पहली बात आती है कि देखिए जो आपके पोल्स के एरिया में या आप आर्टिक एरिया में जो स्नो देखते हैं उसका अल्बीडो वैल्यू है हाई यानी 1। बट यहां पर जब एल्गी इसको रिप्लेस करता है तो इसकी वजह से यहां पर अल्बीडो वैल्यू आपकी नीचे की तरफ जाती है टुवर्ड्स 0, जिसके कारण इस पूरे एरिया में हीट अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है एंड जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज और तेजी से होने लगेगा। अब इसके पीछे भी रीजन है, साइंटिफिक रीजन। जो ये आइस है अपने आप में मीथेन को स्टोर करके रखती है। अब ये जो मीथेन है जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी तो मीथेन का ग्रीन हाउस पोटेंशियल जो है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो कार्बन के मुकाबले में काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से होगी। अब यहां पे ये जो आपकी एल्गी की बात की जा रही है, आप सोच रहे होंगे इतने हार्श कंडीशन में ये कैसे सर्वाइव कर सकती है। तो इस एल्गी के अंदर इनबिल्ट फॉस्फोरस है और ये जो फॉस्फोरस है इसको ग्रो करने में हेल्प करता है, प्लस इसके अंदर कार्बन भी अपने आप से मिलता है। तो दैट्स व्हाई आप ये मान के चलो कि ये अपने आप को ऐसे लार्जली ऐसे एरिया में जहां पर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा ना मिले उस एरिया में भी सरवाइव करने में कैपेबल रख पाता है। अब जैसे ही ये आपके एल्गी इस एरिया में ग्रो करेंगी तो इससे ज्यादा डार्क पिगमेंट आएंगे। डार्कनिंग ज्यादा होने की वजह से अल्बीडो डिक्लाइन करेगा, अल्बीडो डिक्लाइन करने की वजह से हीटिंग इंपैक्ट और ज्यादा होगा और ये और ज्यादा एल्गी के स्प्रेड के लिए रीजनेबल बनेगी। अब जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया, अभी रीसेंट स्टडी में हमने देखा कि एल्गल ब्लूम जो ग्रीनलैंड में हो रहा है वो 10 to 13% आपकी मेल्टिंग को और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। अब यहां पे आपको इसका थोड़ा एरिया को भी देखना जरूरी है। देखिए ये ग्रीनलैंड है आपका, एक तरफ डेनमार्क स्ट्रेट आ रहा है आपका, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड सी है, एक तरफ बैफिन स्ट्रेट है एंड ये है डेविस स्ट्रेट। तो ये आपका पूरा एरिया है एंड अगर यहां पर मेल्टिंग तेज होती है तो इससे कहीं ना कहीं जो आपका ग्लोबल सी लेवल राइज करेगा। अब ग्लोबल सी लेवल राइज करने की वजह से आपके कुछ एरिया में, कोस्टल एरिया में फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इससे क्लाइमेट सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो सकता है, चाहे वेदर पैटर्न्स की बात करें, मॉनसून की बात करें एंड मोर ओवर यहां पर आर्टिक एरिया के अंदर आपको वेरियस जो आप ये कह सकते हैं फॉसिल बैक्टीरिया मिलते थे। फॉसिल बैक्टीरिया मतलब जो काफी टाइम से जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उनके भी रिलीज होने का खतरा यहां पे बना रहेगा। तो these are the things that you have to keep in mind in this article. Let's talk about the next article. US election aid allegations deeply troubling, says Ministry of External Affairs. अब देखिए ये तो आपको सभी को पता होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो राइट हैंड है दैट इज एलन मस्क, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को अभी हेड किया है। अब इन्होंने कहा कि लगभग $21 मिलियन की जो एड प्रोवाइड करने वाला था आपका ये डिपार्टमेंट यूएस एड, इसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब ये यूएस एड क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब ये वो एजेंसी है जो इंडिया के अंदर बहुत सारे आप ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स को रन करती है, जिसमें हेल्थ केयर, क्लाइमेट रेजिलियंस, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आता है। बट हाल फिलहाल में इन्हें
जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि भाई इंडिया के इलेक्शन कैंपेन में वोटर टर्नआउट को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने $21 मिलियन की फंडिंग दी थी। तो ये चीज कहीं ना कहीं इंडिया के हलक से नीचे नहीं उतर रही है, क्योंकि आपको सभी को पता होगा 2024 में एक बार पहले भी इस बात के ऊपर मुद्दा उठा था, जहां पर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो अगेंस्ट फोर्सेस काम कर रही हैं, डीप स्टेट वर्क कर रही है, वो उनके साथ मिले हुए हैं। बट यहां पर जो यूएस का ये क्लेम है, एक्चुअल में इसे वेल रैप करके भेजा गया है। अब कैसे? देखिए, एक्चुअल में जो पेपर ट्रेल है, जो पेपर में कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि ये आपका फंड एक्चुअल में डायरेक्ट किया गया था बांग्लादेश की तरफ। बट इंडिया कैसे पहुंचा और क्यों इसको कैंसिल करने की जरूरत पड़ी, इसके बारे में कोई यहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई। मतलब कहने का मतलब यह है कि इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर किसी ना किसी तरह से एक्सटर्नल फोर्सेस का यहां पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहां पर होगा क्या? देखिए, आप सभी को पता होगा इंडिया के अंदर एक रूल है, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के अंडर इंडिया में कोई भी अगर आप फंडिंग, फॉरेन फंडिंग लेते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए इमरजेंसी के टाइम के आसपास इसे बिल्ड किया गया था, एक्ट को बनाया गया था। अब यहां पर इन केस अब आने वाले समय में कोई भी यूएस की फंडिंग आएगी तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उसको बहुत डीपली स्क्रूटनाइज किया जाए। तो यहां पर इंडिया और यूएस के रिलेशन के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड मोर ओवर, अब आने वाले समय में फंडिंग जो आएंगी उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग्स और एनजीओ की वर्किंग के ऊपर इस पे असर पड़ेगा। एंड यहां पर जो डेमोक्रेसी या गवर्नेंस प्रोग्राम यूएस रन कर रहा है, इसमें यूएस की मंशा के ऊपर भी सवाल उठता है कि भाई क्यों ये लोगों की सॉवरेनिटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोनों कंट्रीज साथ में बैठ के इस चीज को देखें कि एक्चुअल में ये फंड यूज किए किस चीज के लिए गए हैं एंड इसका इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर क्या इंप्लीकेशन था। हमें यहां पर अपने इलेक्टोरल प्रोसेस की स्ट्रेंथनिंग करनी होगी, उसकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एंड मोर ओवर, हमें डिप्लोमैटिक इंगेजमेंट यूएस के साथ और बेटर करनी चाहिए ताकि हमें इस मुद्दे पे क्लैरिटी मिल सके। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया की जो आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमी है वो सर्विफिकेशन की तरफ जा रही है। अब सर्विफिकेशन क्या होता है, पहले आप इसे समझें। देखिए, लेट्स से मेरी एक कंपनी है जो इस तरह के रिमोट को बनाती है। अब ये जो रिमोट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो वर्कर्स यूज किए जाते हैं, उसमें से कुछ सेट ऑफ वर्कर्स नॉन टेक्निकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे लेट्स से ड्राइवर्स हैं जो इसकी डिलीवरी करते हैं। अब मैं उनको इन हाउस हायर करने की बजाय मैं किसी बाहर की कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दूं, तो मतलब वो सर्विस इकोनॉमी में चला गया। अब वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है, तो ये सर्विफिकेशन का पार्ट बनता है। मतलब सर्विफिकेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप शिफ्ट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जहां कंपनी आउटसोर्स करती है नोर कोर फंक्शंस को कि भाई इसकी प्रोडक्शन करनी है वो मैं खुद से करूंगा, बट यहां पर जैसे इसकी डिलीवरी करनी है तो उसके लिए ड्राइवर्स चाहिए, तो ड्राइवर्स को मैं अपने पेरोल पे क्यों लेके आऊं? तो वहां पर मैं स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर फोकस करूंगा और वो मेरे को जैसे यूटिलिटी सर्विसेज हो, लॉजिस्टिक हो, मेंटेनेंस हो, एचआर हो, सिक्योरिटी हो, वो सब सर्विसेज वो खुद से प्रोवाइड करेंगे मुझे। तो यहां पर अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट ने ये कहा कि भाई अब इस चीज के आने की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है कि एक्चुअल में वेजेस को, जो हम अभी तक वेज ग्रोथ को हम कंपैरिजन करते थे, वो कंपैरिजन करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एंड इवन इकोनॉमिक सर्वे इस साल के, इसमें भी कहा गया कि भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, बट वेजेस में उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे कारण ये होता है कि जैसे जनरली जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स किसी को हायर करते हैं तो वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को भी ध्यान में रखते हैं एंड वो कोशिश ये करते हैं कि पर्सन को मिनिमम वेज के आसपास ही हायर किया जाए।
तो यहां पर आप ये मान के चलें कि ये जो इनका सर्विस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं वेजेस के ग्रोथ को यहां पर निग्लेक्ट किया गया है। जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है उसको 15 साल के आप देखते हैं हाई पे पहुंचा हुआ है, बट एट द सेम टाइम जो वर्कर्स की वेजेस हैं वो सेम पेस नहीं रख पाई हैं। तो यहां पर कहा जाता है कि भी देखो ये बात बिल्कुल सही है, अभी हमें फोकस इस बात के ऊपर करना चाहिए कि कैसे वेज ग्रोथ को हम प्रमोट कर सकें। तो क्योंकि हमारे पास कोई करेक्ट डाटा नहीं है, हम एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो अभी हमें थोड़ी अपनी किस तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं उसको भी चेंज करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म कंसर्न हमारे ये हैं कि लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा, वेजेस अच्छे नहीं होंगे तो कंजम्पशन नहीं आएगा, कंजम्पशन नहीं आएगा तो उसके बिना आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, बिकॉज 60% इंडिया की जीडीपी के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन का पार्ट रहता है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमारे लिए एक कंसर्न बन जाएगा और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी और वेजेस आपकी कम रहेंगी। एंड इन एडिशन टू दिस आप ये मान के चलो कि इससे इंपैक्ट ये भी होता है कि भाई दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड अगर कोई कंपनी ग्रो कर भी रही है उसके बावजूद। तो ये चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। अब देखिए ये तो आपको पता होगा इंडिया का रुपी जो है वो वीक होता जा रहा है। अब वीक क्यों हो रहा है? बिकॉज यूएस के डॉलर की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। अब इसी चीज को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने इन्फ्यूज किया है लिक्विडिटी ऑफ $10 बिलियन। तो यहां पर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंडर, अब बाय एंड सेल स्वैप ऑप्शन के अंडर इसे डाला गया। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा बाय एंड सेल स्वैप ऑप्शन क्या होता है और ये करेंसी स्वैप क्या होता है। देखिए जब दो एंटिटी जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई और आरबीआई ये आपस में ये डील करते हैं कि अगर इन केस आपको कभी भी डॉलर की बजाय रुपए और या रुपए के बजाय डॉलर चाहिए होंगे तो हम उस चीज को कर सकते हैं। तो ये एक प्री डिटरमाइंड रेट के ऊपर ये आपस में एक्सचेंज कंडक्ट करेंगी। जैसे लेट्स से एसबीआई को और आरबीआई को हम यहां पर इमेजिन करते हैं। अब आरबीआई कहते हैं कि भाई मुझे डॉलर चाहिए, एसबीआई कहता है ठीक है आप मुझे इसकी जगह पर क्या दोगे। तो यहां पर जो रेट है उसको डिसाइड किया जाता है पहले से ही। तो इसे इस तरह से लीजिए कि लेट्स से इन्होंने 85 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से कॉस्ट को तय कर दिया। तो आपस में करेंसी को स्वैप करेंगे, जब टाइम खत्म होगा तो आरबीआई इसको वापस से डॉलर उतने ही वापस कर देगा। तो यहां पर बाय एंड सेल स्वैप होता है, जहां पर पहले पार्ट में आप क्या करते हो, बाय करते हो फॉरेन करेंसी, सेकेंड पार्ट में आप उसे सेल करते हो फिक्स ड्यूरेशन के बाद। इसका रिवर्स जो होता है प्रोसेस उसे सेल एंड बाय स्वैप कहा जाता है। पहले बेचा जाएगा और फिर खरीदा जाएगा। अब इससे आप ये मान के चलें लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज रेट की स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अपने फॉरेक्स रिजर्व को भी स्टेबलाइज करने की इसमें कैपेबिलिटी रहती है। तो यहां पर एक्चुअल में आज की डेट में रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। वैसे जापान के साथ भी हमारे ऐसे कुछ स्वैप एग्रीमेंट्स हैं $75 बिलियन का, श्रीलंका के साथ $400 बिलियन का, यूएई के साथ अभी लोकल करेंसी में हम डील कर रहे हैं और मालदीव्स के साथ $200 मिलियन का। तो यहां पर शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है उसको एड्रेस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है इसे। जैसे मेरे को आज पैसा चाहिए, मैंने डॉलर दिया, डॉलर की बजाय रुपए लिया, बाद में मैं फिर डॉलर उससे खरीद लूंगा, उसके लिए यूज किया जा सकता है। आरबीआई को जब ऐसा लगता है कि भाई आज की डेट में रुपये का जो वैल्यू है वो घट रहा है तो उस समय मार्केट के अंदर इन्फ्यूज किया जा सकता है डॉलर को इन्फ्यूज करके डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, जिससे डिमांड जो है कम हो और इंडिया का जो रुपये है वो कम डेप्रिशिएट करे। अब यहां पर आप इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर रुपये की स्टेबलाइजेशन होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है किसी इकोनॉमी में, तो उतना ही ज्यादा इन्वेस्टर उस मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की सोच सकता है। हाँ, रिस्क ये है कि देखो जब आपने स्वैप किया वह वापस से रिवर्स स्वैप हुआ तो उस समय फिर से एक बार रुपये की वैल्यू गिरने के चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, डॉलर और रुपये की बात चल रही है ना, तो आरबीआई ने क्या किया, डॉलर खरीदे, रुपये डाल दिए मार्केट में। अब जब रुपये डाले मार्केट में तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का चांस हो जाता है, क्योंकि मनी इन हैंड इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब इसमें आप ये मान के चलो ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म में आपको अपनी
कहीं ना कहीं डॉलर की इनकमिंग के ऊपर फोकस करना होगा कि कैसे आप डॉलर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके, चाहे एफडीआई की बात हो, एफआईआई की बात हो, आप अपने एक्सपोर्ट कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करो। तो वो सभी चीजों को जब आप इंक्लूड करते हो तो ये बन जाता है आपका ओवरऑल पैकेज, जो कि लॉन्ग टर्म आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ आया हो।